सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। आप ऐसे समझना बेटा, इससे पहले जो हमारी एकेडमी जो अभी सेक्टर 4, हमारी एकेडमी सेक्टर 4 वैशाली में है, मेन मार्केट में बेटा, एसएस टावर में। पहले यहाँ नहीं हुआ करती थी। पहले कहाँ थे हम लोग? ब्रह्मपुत्रा लेन में एक छोटी सी दुकान में हमारी शॉप, हमारी एकेडमी हुआ करती थी। ठीक बेटा, वहाँ पे ना सामने एक भैया रहते थे, अंकल टाइप था, बदमाश टाइप था। ठीक, बहुत बदमाश टाइप था वो। किसी बात पे मैंने उसको कुछ बोला, वो गुस्सा हो गया। अब आपको पता है मैं तो ऐसे किसी की झेलता नहीं, वो गुस्सा हो गया, वो हॉकी लेके आ गया। बताओ, एक टीचर से वो लड़ने के लिए हॉकी लेके आया। बाद में वो रोड पे लेटा हुआ था, मेरे से लड़ रहा था। तो अब आपको पता होगा क्यों रोड पे लेटा हुआ था। लेकिन इससे ना मेरे बिजनेस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मुझे लगा कि मैं बदमाशी दिखा दी, उसको पीट के मैंने डाल दिया रोड पे। वो बिल्कुल हट्टा कट्टा 6 फुट का। और मैंने फिर भी, वो मैं बाद में बताऊंगा अपनी ताकतों के बारे में, कैसे मैंने पीटा। लेकिन मैं रोड पे पड़ा हुआ था। लेकिन इससे मुझे मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे मैं बिजनेस कर रहा था वो उसके ठीक सामने रहता था। वो वर्बल पब्लिसिटी करने लगा मेरे खिलाफ लोगों को। वो कहने लगा कि ये एकेडमी ठीक नहीं है, सिर्फ अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल खुंदस निकालने के लिए। जिस समय मैं एकेडमी में नहीं रहता था, वो आते जाते लोगों से गलत सलत बोलता था, ये बेकार है, ये है, वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एकेडमी रन कर रहा था उस जगह, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ना चाहिए। डन। अभी दो बात हुई, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा, लेकिन इस बात का पता किसी बच्चे को कैसे पता चलेगा? जब वो मेरे से पढ़े, या कोई मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा किसी दूसरे को ये बात कन्वे करे। लेकिन अगर कोई नया बच्चा पहली बार एकेडमी में आया है और अगल बगल से उसको अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, तो वो चला जाएगा। ठीक यही हो रहा था। इसका मतलब एक बिजनेस अगर ग्रो करता है तो वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों की वजह से, वो दोनों की वजह से ग्रो करता है बेटा। आप इंटरनली बहुत बढ़िया करो, बट आपका एक्सटर्नल खराब है, या एक्सटर्नल के लोग खराब है, या आसपास की सराउंडिंग खराब है, तो भी बिजनेस नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? आपका एक्सटर्नल बहुत बढ़िया, सब आपकी तारीफ करते हैं, आपको पढ़ाना ही नहीं आता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाकी एकेडमी की बात कर रहा हूँ, तब भी एकेडमी नहीं चलेगी। अभी समझ में आएगा, ये चैप्टर वही बातें करता है कि आखिर एक बिजनेस इन्वायरमेंट एक बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। डन। मुझे पूरा का पूरा बिजनेस का जिस्ट मिल गया। डन। अब मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है बेटा। ये चैप्टर बहुत छोटा है, आपके इन 12 चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है, और इसमें से एग्जाम में 4 से लेके 8 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में आता है। मिनिमम 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा बेटा। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इस बार। चलो पहले उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कैसे पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले देखो, मैंने ना ऊपर की लाइन चेंज की बेटा, मैंने लिखा फर्स्ट वी नीड टू लर्न चैप्टर इन पॉइंट्स। अपने को ये चैप्टर सिर्फ पॉइंट्स में लर्न करना है पहले। पॉइंट टू बी लर्न फर्स्ट, मुझे पॉइंट्स भी पहले लर्न करने, मैं आपको समझाता चलूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एनसीईआरटी के पॉइंट सुनूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। अब जो मैंने आपसे बात करी है बेटा, पहला, अरे इसको मैं पीडीएफ में खोलूं क्या? एक मिनट बेटा, मैं इसको ना पीडीएफ में खोलता हूँ। आओ देखते हैं सर बेटा, एक मिनट, ताकि मैं लिख पाऊंगा ना इसमें। डन सर। सबसे पहले देखो सर बेटा, क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जो मैंने आपके साथ बात करी उसको 1 लाइन में देखते हैं बेटा। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन and other forces that are outside the control of the business enterprises, but they that may affect its performance। अब वो बाहर वाला आदमी मेरे कंट्रोल में तो नहीं था, बट फिर भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा था, चाहे अच्छी बात बोले या गलत बात बोले। अगर मैं उसको नहीं पीटता, उस दिन पिट लेता अच्छे से, तबीयत से, उसकी हॉकी से, तो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता, वो बहुत अच्छा आदमी है, पिट लेता है, जो भी है। डन। अभी आपको ये चीज याद करके मुझे सुनानी है जल्दी से बेटा। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड। वो मेरी क्या अफेक्ट करता है बेटा? वो मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देता है। डन। समझ में आया सर? अगर समझ में आया तो हम नंबर 2 देखते हैं बेटा। व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कैसा होता है बिजनेस का इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक?
पहला डायनामिक इन नेचर, डायनामिक बोले तो सर सिर्फ आपकी वजह से नहीं, बाहर की वजह से भी चलता है। दूसरा इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब आपस में इंटर रिलेटेड है बेटा। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते बेटा। नहीं समझने का मतलब उसको इन्वायरमेंट समझ ही नहीं आता, बाहर के लोग समझ ही नहीं आते, वो बिजनेस चला ही नहीं पाते। अगला सर टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल नहीं बात करता, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करता है। अनसर्टेन जरूरी नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग पीठ पीछे बोलने भी वाले होते हैं, मतलब आपके सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम आपके बिजनेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे हटते कोई तीसरा आदमी आता है, अरे बेकार लोग हैं। अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसीलिए कभी भी देखना कोई सा भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में नहीं चलता बेटा, आपको बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म में जाना पड़ता है बेटा। डन। अब मैंने आपके साथ ये जितने भी 7 पॉइंट बात किए बेटा, ये पॉइंट मुझे बस आपसे रटे हुए चाहिए बेटा। अगर रट लेते हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई हुई है, ट्रू डिस्क, इसको पढ़ो और इसको लर्न करके मुझे जल्दी से दो बेटा, जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बेटा, मैं डिटेल भी लर्न कराऊंगा, मैं डिटेल भी लर्न कराऊंगा। मैं डिटेल भी लर्न कराऊंगा, बट पहले पॉइंट बेटा याद हो गया। ट्रू डिस्क, ट्रू डिस्क हो गया। हाँ जी सर हो गया, बच्ची का हो गया। हाँ बेटा ट्रू डिस्क, हाँ क्या बात है, बच्ची इंटेलिजेंट है। हाँ अनसर्टेनिटी, क्या बात है बेटा, इसने तो ट्रू डिस्क सुना दिया। आप अबे ट्रू डिस्क सुनाओ तभी याद कर पाओगे, नहीं तो याद नहीं होगा बेटा, याद रखना। टोटलिटी ऑफ, जोर से सुनाओ और जल्दी सुनाओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा रिलेटिविटी, अच्छा यहाँ पे रिलेटिविटी बोल रहा है, ओके। ये सर्टेनिटी भी है क्या इसमें? अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, तू बोल रहा है सर्टेनिटी। चलो ठीक है, आओ सर 2 क्वेश्चन मुझे याद हुए, अगला देखते हैं बेटा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मुझे बताओ। मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा इंडिया में वर्ल्ड में बेटा अच्छा पढ़ाता हूँ। खुश क्या मेरे इतना पढ़ाने से बिजनेस चल जाएगा? नहीं चलेगा, जब तक मुझे बाहर लोग रेफर नहीं करेंगे, कोई बाहर मेरे बारे में बात नहीं करेगा। मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं पता कैसे चलेगा सर? इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जरूरी है सर। देखिए सर क्यों, इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको पहचानो और सबसे पहले कर डालो। कहाँ चला बेटा? चलो दूसरा, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट। अरे थ्रेट क्या होते हैं बेटा? बाहर की लाइट ऑन कर देना। थ्रेट क्या होते हैं? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थर्ड बेटा, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको पता चलेगा कि बाहर के लोग बहुत लालची है, बिना पैसों के काम नहीं करते, आप बेटा उसको कमीशन देना चालू करो। याद रखना बिजनेस चलाने के लिए कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा। डन। तो मुझे पता चला प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम उनको देंगे कमीशन। बाहर वाले लोग तभी आपके लिए काम करेंगे। याद रखना बाहर बैठा हुआ आपका मामा का लड़का नहीं है कि आपको कस्टमर ला के दे देगा, कभी ला के नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? कमीशन दो। सर अगला, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। आप देखो कि आपके बिजनेस में कौन से लोग जरूरी है, उनको लेके आओ, मार्केटिंग वाले हेड। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंज। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप ना डायनामिक बनो अपने आप को, बाहर जो चल रहा है उसके साथ चलो, जय जय राम बोलो, बीजेपी की जय बोलो। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इससे बिजनेस इंप्रूव होता है बेटा। डन। अब ये बहुत जनरल पॉइंट थे, इनको रटना है या कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे सिर्फ इसके पॉइंट्स याद करके दो। पॉइंट को याद करने के लिए यहाँ पे है OTP इज CIT। OTP क्या है? CIT है बेटा। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी,
T स्टैंड फॉर थ्रेट, P स्टैंड फॉर प्लानिंग। CIT का बोले तो बेटा कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, I का मतलब इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और T का मतलब टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। 1 मिनट का टाइम है, याद करके दो। एक मिनट का टाइम है, याद करके दो। ओह वाह, हाँ। OTP is CIT, OTP is CIT, बोलो। अब अगर एग्जाम में आएगा मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी लिखूं, एनसीईआरटी नहीं लिखती अपॉर्चुनिटी, एनसीईआरटी पूरा लिखती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी याद आ जाएगा तो मुझे वो याद आ जाएगा। हाँ जी सुनाओ। दीदी सुनाओ। पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग है। आप प्लानिंग बोलो। हाँ, इंप्रूविंग। बहुत बढ़िया बेटा, अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन याद कर चुके हैं सर। कौन कौन से बेटा? पहला क्वेश्चन मैंने याद किया, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, मुझे यहाँ पे याद हो गया। क्या है सर? आउटसाइड फोर्स। वो कोई आदमी भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, इंस्टीट्यूशन भी, बट वो मेरे कंट्रोल में, ऐसे समझो बंदा है वो, कोई कंट्रोल में नहीं है मेरे। डन। लेकिन वो मेरी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, कभी भी कॉल कर देता है, मुझे उठाना पड़ता है। चलो सर आगे। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा था फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, ये मुझे याद हो गया सर। ये क्या है? ट्रू डिस्क। उसके बाद सर मैंने याद किया था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या सर? OTP इज CIT। सर उसके बाद बेटा अगला, व्हाट आर द डायमेंशन, कंपोनेंट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा 1 मिनट बेटा, यही है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है बेटा। ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ स्प्लिट। क्या बोलता हूँ? स्प्लिट। लेकिन मेरी स्प्लिट की स्पेलिंग अलग है, ये है सर स्प्लिट। क्या बना सकते थे? वो सो गए, मैं स्प्लिट बनाऊंगा। मेरा नया ऐसा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब घुमा देना। ई बोले तो इकोनॉमिक, एस बोले तो सोशल, पी बोले तो प्लानिंग, एल बोले तो लीगल, टी बोले तो टेक्नोलॉजिकल, सॉरी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पी फॉर पॉलिटिकल। अच्छा, मैं ना वैसे इस चैप्टर को, एक हीरोइन है, हीरोइन का नाम है डायना पेंटी, मैं उसके ऊपर एक कहानी बनाई हुई है, मैं ये उसके बेसिस पे पढ़ाता हूँ। डन। उसका भी टाइम आएगा, पहले आपको ये याद करा दूं तब बेटा। डायना पेंटी एक हीरोइन है, बॉलीवुड में आई थी, उसने सिर्फ 2 पिक्चर करी, उसके बाद वो चली गई। लेकिन इस 2 पिक्चर करने और जाने के पीछे क्या कहानी थी, वो ये चैप्टर है बेटा। डन। वो बाद में करेंगे, पहले इसको हम याद कर लेते हैं। डन सर, याद हो गया सर? ये तो वैसे भी याद होता है मैडम। क्या याद किया हमने? स्प्लिट। या अगर आपको स्लेप्ट याद है तो आप स्लेप्ट भी कर लेना बेटा, ठीक, जो आपको अच्छा लगे बेटा। जल्दी से अब मुझे बता दो बेटा, डायमेंशन, कंपोनेंट या एलिमेंट। 1 मिनट, ये होते क्या है? डायमेंशन, कंपोनेंट या एलिमेंट? अगर किसी और नाम से क्वेश्चन बनता तो ये किस नाम से क्वेश्चन बनता? ओए, चाय के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? चाय के दूध, पानी, चीनी, चाय। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट किन किन चीजों से मिलके बना है? 5 चीजों से मिलके बना है। ESPLT, स्प्लिट। ई बोले तो, अच्छा ई सोशल होता है। ई बोले तो इकोनॉमिकल। ओए, ये इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा। उसके बाद ई के बाद एस, एस बोले तो सोशल, पी बोले तो पॉलिटिकल। अच्छा, ये पॉलिटिकल में मतलब क्या बीजेपी कांग्रेस की बात हो रही है क्या? स्टेबिलिटी की बात हो रही है। किस स्टेबिलिटी की बात? अगर मेरे देश में बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बार बार चेंज कर रही है, तो बेटा ये बिजनेस एनवायरनमेंट काम नहीं करेगा। चलो सर, ESPL बोले तो लीगल, लीगल बोले तो आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप देखो उसमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है। इधर देखो बेटा, मैं ना फ्रूटी कंपनी हूँ, मैं क्या बनाता हूँ? फ्रूटी। आपको पता है पिछले साल जुलाई 2021 में जुलाई में एकदम से एक रूल आता है कि अब से रिसाइकल्ड वाले प्लास्टिक ही चलेंगे, नॉन रिसाइकल्ड प्लास्टिक बंद। एकदम से फ्रूटी कंपनी परेशान हो गई, क्योंकि फ्रूटी जब हम लोग पीते थे ना बेटा, फ्रूटी में एक पाइप आती थी बेटा, पाइप। अब वो पाइप किस चीज की थी? वो प्लास्टिक की थी और नॉन रिसाइकलेबल थी। उसने पिटीशन डाल दी गवर्नमेंट के खिलाफ, कहती है कि सर आपने तो मेरी दुकान ही बंद कर दी, अब मेरे लोग
पिएंगे कैसे फ्रूटी? उसने कहा कि यार कागज के बना के दो। कहता नहीं सर, वो जो प्लास्टिक वाला था ना, उसके नीचे एक हल्की सी चोंच बनाई हुई थी, उस चोंच से क्या होता था, उसमें छेद होता था। अब सर मेरे लोग पिएंगे कैसे? बहुत दिक्कत थी। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आओ, गवर्नमेंट ने सॉरी कोर्ट ने बोला आओ तुम्हारी दुविधा सुनते हैं। कोर्ट ने सारी चीजें सुनने के बाद कहा ऐसा है ऐसा है, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब बताओ क्या आज की डेट में फ्रूटी आ रही है, बिकती है? बिकती है। और उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने पेपर स्ट्रॉ बना दिया। और पेपर स्ट्रॉ भी उन्होंने एक अलग डिजाइन से बनाया। उनका पूरा पेपर स्ट्रॉ ऊपर से बहुत सॉफ्ट 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 और बिल्कुल लास्ट में जाके हार्ड हो गया। ओ तरीके से मैंने उनसे बोला अभी तुम पूरा ही हार्ड क्यों नहीं बनाते हो? कहता है ये प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ मुझे पड़ता था 50 पैसे का, और ये कागज वाला अगर मैं पूरा हार्ड बना दूंगा तो 1 रुपए का पड़ेगा, मुझे लॉस हो जाएगा। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए पतला पतला हल्का 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 लास्ट में आके लास्ट हार्ड किया। मैं कहा लास्ट में क्यों हार्ड किया? कहता छेद कैसे होगा? मैं कहा अच्छा छेद हार्ड चीजों से होता है। चलो सर, हाँ सर, अब जल्दी से याद करके दे दो बेटा मुझे। ये याद हो गया, ये याद हो गया, सुनाओ बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये लड़की पागल है क्या? डन सर, आगे सर। व्हाट आर द इम्पैक्ट, सुन लो ना। आओ सर, लिबरलाइजेशन पे आते हैं बेटा। चलो सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं बेटा। कोई बात नहीं, ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे आ जाता हूँ, ये तो है। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बोला, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा? देखो मैं अभी आपको डिटेल्ड वर्जन नहीं करा रहा, मेरा काम बस आज की क्लास में कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर हाथ में दे दूं बेटा, फिर करेंगे इसकी डिटेल। सर व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सिर्फ वन लाइनर पढ़ना बेटा, अभी डिटेल वाला नहीं पढ़ना। इट कैन अफेक्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे अफेक्ट होता है। एक मिनट सर, सर मान लिया मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, ध्यान से समझना बेटा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहती। अगर मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा तो क्या मुझे अच्छे मैनेजमेंट के लोग मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और अगर अच्छे मैनेजमेंट के लोग नहीं मिलेंगे तो मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। डन, समझा? ये है सर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक का मतलब मुझे समझ में आता है पैसा, लेकिन इस पैसे का यहाँ पे यूज कहाँ है? मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में बेटा। डन, समझ में आया? अच्छा अब अगला सर, अगर आप इसको नहीं रखते हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इंटरप्राइजेस? कैसे फर्क करता है सर? शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट में बेटा। इकोनॉमिकल बेटा, इकोनॉमिकल, शॉर्ट टर्म का रेट और लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट का रेट। हर बिजनेस पैसे से चलता है। अब पैसे में आपको लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको किसी से ओनरशिप लेनी पड़ेगी, दोनों लोग आपको पैसा देंगे। जब दोनों लोग आपको पैसा देंगे तो उसके रेट का फर्क, अब मैं हर किसी से बात करने नहीं जाऊंगा कि तुम इतने में दो या तुम इतने में दो या तुम इतने में दो, फिर मैं काम कब करूंगा? तो इंटरेस्ट रेट के लिए मैनेजमेंट डिस्कस करता है, वैल्यू करता है, कंपेयर करता है, फिर लेता है, इसीलिए तो मैनेजमेंट रखते हैं। अगला सर, हाई इन्फ्लेशन रेट बेटा। अगर अब ना सर इसमें जब आप डिटेल में जाओगे तो आगे ये कहता है सर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये भी है कि आपका बिजनेस किस तरीके से रिएक्ट करता है इन्फ्लेशन के केस में, डिफ्लेशन के केस में, या अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो इकोनॉमिकल टर्म में। जैसे मैंने भी आपको पार्ले का केस सुनाया, पार्ले चाहता तो अपना वो वाला यूनिट बंद कर सकता था। क्यों? क्योंकि पार्ले वाले अपना 10 रुपए वाला फ्रूटी बॉटल्स में भी देते हैं, उनका वो बॉटल में भी आता है। जब उनका 10 रुपए वाला फ्रूटी प्लास्टिक के बॉटल में भी आ रहा है, फिर वो क्यों उस कागज के टेट्रा पैक के पीछे लड़ रहे हैं, केस कर रहे हैं, लाखों रुपए लौटा दिए उन्होंने। उनका ये कहना था हमारा कुछ कस्टमर बेस है जो इस प्लास्टिक की बॉटल में नहीं पीना चाहता, उनको वो टेट्रा पैक ही चाहिए, इसीलिए हम उस सेगमेंट को बंद नहीं कर सकते। डन, ये इकोनॉमिकल था बेटा। व्हाट इज सोशल इन्वायरमेंट बेटा? सोशल इन्वायरमेंट का मतलब कस्टम, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज की डेट में अगर आप उनके पास जाओगे वो लोग पिन्नी वाली थैलियां यूज ही नहीं कर रहे। कैसी थैलियां यूज कर रहे? पेपर वाली। मैंने उनसे बोला क्यों? कहता लोग बहुत सोशल हो गए,
लोग बहुत ज्यादा सोशल हो गए हैं, नहीं लेना चाहते, बहुत इन्वायरमेंट के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक ऐसा ही रियल लाइफ केस है बेटा मालाबार ज्वेलर्स का। मालाबार ज्वेलर्स जानते हो? हाँ जी सर। मालाबार ज्वेलर्स में उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है करीना कपूर को, बट अब हमें पता है वो करीना कपूर खान है। एक बार अक्षय तृतीया वाले दिन उन्होंने उनका एक एडवर्टीजमेंट निकाला, और एडवर्टीजमेंट में करीना कपूर खान ने बिंदी नहीं लगाई हुई थी। अब बिंदी ना लगाने की वजह से कुछ हिंदूवादी लोग ये कहने लगे, ये कैसा अक्षय तृतीया मना रहे हो तुम लोग, एक मुस्लिम लड़की को तुम अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो, जाओ हम अक्षय तृतीया नहीं मनाएंगे। उन्होंने उनका वो ब्रांड बॉयकॉट कर दिया। हाँ मैन, रातों रात मालाबार ज्वेलर्स वालों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चेंज किया है। बाहुबली की हीरोइन क्या नाम है, अबे हट, तमन्ना भाटिया, अब वो बिंदी लगा के आती है। डन। चलो सर आगे, आगे सर, ये रियल लाइफ केस है बेटा। अगला सर, हाउ डज सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। मैं सिर्फ मतलब और इफेक्ट बता रहा हूँ बेटा। अपॉर्चुनिटी बेटा, हेल्थ एंड फिटनेस प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड एकदम से मार्केट में आ गए। कुछ लोगों ने इसको टैप किया। क्या टैप किया कि सर यहाँ के लोग हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बेच दो इनको, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच दो बेटा। एकदम से मार्केट में ऑर्गेनिक फूड आने लगे बेटा। ऑर्गेनिक फूड 5 टाइम्स महंगा है, बट लोग खरीद रहे हैं बेटा, क्योंकि उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा बेटा। थ्रेट क्या है बेटा, डेयरी प्रोडक्ट, टबैको, एग लीकर। सर ये डेयरी प्रोडक्ट थ्रेट है। आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे लोग विदेश को देखते हुए अब अपने आप को वीगन बोलने लगे हैं। सर वीगन बोले तो, वीगन वो जो एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाता, चाहे वो मीट हो या दूध हो। ओह मैन, बोला एनिमल का कुछ भी नहीं खाना। अब इसको कुछ लोग एज अ थ्रेट भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मिठाई वाले हैं, जितने भी डेयरी वाले हैं, सबका धंधा बंद हो रहा है बेटा। आगे सर, व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेटा, देखो बेटा, पीस इन कंट्री हमें पता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, रिसेंट टाइम में हमने रशिया भी देखा और यूक्रेन भी देखा बेटा। यहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है। डर लगता है रात को मैं रहूं या ना रहूं, बिजनेस तो बात की बात है बेटा। लोग इन जगहों को छोड़ते हुए आ रहे हैं बेटा। हमने रियल लाइफ इस जमाने में भी ये चीज देखा कि कुछ लोग, बस में हमने लोगों को लटक के सफर करते देखा है, ट्रेन में देखा है बेटा, लेकिन हवाई जहाज में भी कोई लटक के सफर कर सकता है बेटा। हमने रियल लाइफ में इस दुनिया में ये भी देख लिया कि अफगानिस्तान में जब क्राइसिस हुए तब कुछ लोग हवाई जहाज में लटक के सफर करने की कोशिश कर रहे थे, और उड़ते हवाई जहाज से वो जमीन पे टपके। सर ऐसा सिर्फ क्यों हो रहा था, पीस इन कंट्री की वजह से, क्योंकि वहां नहीं थी जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। जिस देश में स्टेबिलिटी रहेगी उस देश में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा बेटा। कुछ सालों से हम अपने देश में ये चीज देख रहे हैं। आओ सर आगे चलते हैं। हाउ डज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो क्या होगा, लोग आपके ऊपर अंधा भरोसा करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, नए नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। लेकिन अगर आपके देश में इंस्टेबिलिटी है तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा बेटा, और बिजनेसेस बंद होने लगेंगे बेटा, बिजनेसेस का क्लोजर होना चालू हो जाएगा। डन। अगला सर, अगला सर कौन सा सर, लीगल एनवायरनमेंट बेटा। अच्छा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे पॉलिटिकल और लीगल से, पहले लीगल पढ़ तो ले। व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट बेटा, कोर्ट जजमेंट, लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट बेटा। सरकार ने, सॉरी कोर्ट ने बोला कोई भी आदमी प्लास्टिक की थैली यूज नहीं करेगा। लास्ट टाइम आप लोग कब सब्जी वगैरह लेके आए थे मार्केट से और आपको पिन्नी मिली थी? सर अभी कल की ही बात है। क्या आपको ये पता है ये सब इलीगल तरीके से चल रहा है? यस सर, ये पूरा का पूरा मार्केट इलीगल तरीके से चल रहा है। सर ये गवर्नमेंट ने बैन किस पे लगाया, ध्यान से, यूज करने वाले पे या बेचने वाले पे? बैन लगाया यूज करने वाले पे। तुमको बोला बेचो बिंदास, यूज कौन कर रहा है? हाँ सर, अगर मान लिया किसी दिन हमारे यहाँ की नगर निगम में कोई घूम रहा हो और उसने हमें सब्जी लेते हुए थैली में देख लिया, तो वो साला आपको पकड़ेगा, वो यही नहीं कहेगा कहाँ से लाए, वो हम पे 500 रुपए की फाइन लगाएगा, 500 रुपए की। इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगली बार पिन्नी लेने से पहले बेटा 500 रुपए की पेनल्टी है। उस पे जब्त कर ले रहे हैं बेटा, फाइन लगाने के सेंस उन पे जो पड़ा हुआ उनसे वो ले लेते हैं। प्रोड्यूसर को बोला बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, तंबाकू गलत है? बहुत गलत है। क्या सरकार कहती है तंबाकू वाले से बंद हो जाओ? नहीं। वो मैं कल एक डब्बा देखा, मैंने डब्बा देखा, कहीं पड़ा हुआ था, ठीक है,
वो पूरे डब्बे पे यहाँ पे एक गंदा सा आदमी बना हुआ है, यहाँ पे गंदा सा आदमी बना, मतलब 90% डब्बे पे सिर्फ वार्निंग लिखी हुई है, 90% डब्बे पे। तो मैंने उससे पूछा भैया देख ये तो तेरे प्रोडक्ट का बैड एडवर्टीजमेंट है, क्यों नहीं, क्यों ऐसा कह, कहता गवर्नमेंट ने बनाने से बैन नहीं किया, गवर्नमेंट ने पीने वालों को बोला पियो मत, ये उल्टा नहीं है, बनाने वाले को बंद कर दो, यही होना चाहिए ना। लेकिन नहीं सर, टीडीएस के केस में उल्टा है, जब हमारा टैक्स कटता है ना वहां पे बोला कंपनी को तुम ही काट लो, क्योंकि 1 लाख एम्प्लॉई है, सबसे थोड़ी ना मांगेंगे। और सिगरेट के केस में क्या कहते हैं, तुम लोग पीना छोड़ दो, तुम तो भैया बनाओ दबा के, मतलब 1 लाख आदमी को समझा रहे हैं तुम लोग मत पियो भाई साहब। क्या 1 लाख के 1 लाख समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे। और हम कितने बदमाश हैं, हमें कोई बोला जाए ये मत करना तो हम पहले करने जाएंगे, क्यों नहीं करना, करके देखेंगे, अरे गलत बोल रहा है ये तो, करेंगे हम तो। आओ सर, हाउ डज लीगल एनवायरनमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस? सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, मदर मिल्क इज बेस्ट, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया और बोला सर ये लीगल एनवायरनमेंट है। हमने सिगरेट कंपनी को बोला मैंडेटरली छापो। क्या आपको ये बात पता है, जब कोई मूवी चल रही होगी ना और अगर किसी मूवी में सिगरेट पीता हुआ या ड्रिंक करता हुआ कोई आदमी दिखेगा तो मैंडेटरी है कि उसको नीचे ये देना पड़ेगा। अगर मान लिया कोई मूवी बनी, अगर मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिगरेट पीते हुए, ऐसा मैं करूंगा नहीं, तो मुझे ना उस वीडियो के नीचे डालना पड़ेगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और लेकिन मैंने अगर ऐसे वीडियो फ्लैश कर दिया तो 1 लाख की पेनल्टी है, मेरे पे नहीं है भैया, मैं नहीं दे सकता। आगे सर, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिना पढ़े एक बार इसको समझे, ये क्या कह रहा है, बिजनेस में टेक्निक को यूज करो, न्यू मेथड बोल रहा है सर, टेक्नोलॉजिकल का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी यूज करो, ये नहीं बोल रहा कि नहीं सर प्लीज मोबाइल यूज करो, ना ना, न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, अब हाउ डज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस? एग्जांपल, शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम फाउंटेन पेन टू बॉल पेन, फ्रॉम टाइपराइटर टू कंप्यूटर। बेटा इसका रियल लाइफ एग्जांपल है टी सीरीज। आज टी सीरीज सिर्फ गाने प्रोड्यूस करती है, पहले टी सीरीज कैसेट्स भी बनाती थी बेटा, ये कैसेट होता था ऐसा, हाँ इसको टेप रिकॉर्डर में लगाना होता था फिर गाने बजते थे। अब टी सीरीज को किसी ने बोला भैया इसको बंद कर दे, मार्केट में डिस आ गई है, मार्केट में डिस आ गई है, तो टी सीरीज क्या कहता है, हम नहीं बना रहे, हम नहीं बना रहे, हम क्या बनाएंगे, कैसेट। फिर उसको किसी ने बोला अबे सीडी भी आउट हो गई, मार्केट में क्या आ गई है, पेन ड्राइव, तू पेन ड्राइव बना, कहता भैया हमें किसी से मतलब नहीं है, हम लोगों का बहुत लेगेसी है, हम बनाएंगे। फिर उसको बोला भाई पेन ड्राइव भी बंद हो गई, मार्केट में क्या आ गई, मार्केट में आ गई चिप, अब तू चिप तो बना ले, कहता हम क्या बनाएंगे, कैसेट। फिर किसी ने बोला कि भाई अब तुम सिर्फ कैसेट ही बनाओ, क्यों, क्योंकि मार्केट में ये सब बंद हो गया, अब क्या होता है सर, सब लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेते हैं। डन, समझे क्या, चलो सर। अच्छा अब सर इन सबको पढ़ने के बाद आप मना नहीं कर सकते इसको पढ़ने से, बेटा क्या है सर, हाउ डज द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ है, आया हुआ है, मना नहीं कर सकते बेटा। डन सर, पहला सर मान लेते हैं कौन से इन्वायरमेंट में चेंज आया बेटा, इससे बिजनेस के किस परफॉर्मेंस पे अफेक्ट होगा और इसका रिएक्शन क्या आएगा। रिएक्शन आप बताओगे बेटा। सबसे पहले अगर टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो इससे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, पहला परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ अगर टैक्सेस बढ़ गए 10% से 20% हो गया, मैडम मेरा प्रोडक्ट जो पहले 110 में बिकता था अब वो 120 में बिकेगा, तो मतलब मेरी कॉस्ट महंगी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। अब बताओ इससे बिजनेस पे क्या रिएक्शन आएगा, गुड्स हो जाएंगे एक्सपेंसिव। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताता हूँ बेटा, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में पता है वो क्या पूछने वाला है, आपके एग्जाम में वो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम खाली छोड़ देगा, ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देगा। हाँ ये कह रही है ऐसा क्वेश्चन आया कभी, अरे दिखाऊंगा, इस साल के लिए मैं ऐसे कमेंट नहीं करूंगा, ये बच्ची नोट कर लेती है, बच्ची नोट कर लेती, क्लास वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ जहां पे वो सिर्फ बोलेगा कि ये चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में आया। अच्छा सर एक मिनट देखना, क्या ये सही में बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्जांपल है, क्या टैक्सेस इंक्रीज करना मेरे कंट्रोल में है, नहीं सर, तो ये आउटसाइड द कंट्रोल हो गया, तो सर ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। इंपैक्ट क्या करेगा सर, सबसे पहले इंक्रीज करेगा और मेरी कॉस्ट एक्सपेंस, मेरी गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दूसरा बिना देखे बताना बेटा, मैंने यहाँ पे ढक लिया ठीक, अच्छा वहां नहीं ढका कंपटीशन इंक्रीज हो गया, सोचो परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देख के नहीं बोलना यार, बोलो सर क्या पड़ेगा। आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था बेटा मार्केट, वहां पे एक मार्केट था कॉम्पिटिटिव
बोलो सर मार्केट पढ़ा था, अरे बोलो मार्केट पढ़ा था ना, अरे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब नए नए सेलर आते हैं तो पुराने सेलर को मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी कीमतें कम करनी पड़ती है। देखो बेटा, इंक्रीज कंपटीशन से क्या होगा, रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन, और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो हम लोग वापस कहाँ आ जाएंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे। ये आपको आता है बेटा, बिना देखे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला सर, चेंज इन फैशन, अगर फैशन में चेंज हो गया तो इंक्रीज या डिक्रीज, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा बेटा, इंक्रीज इन डिमांड, लेकिन अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट थे जिसका फैशन आउट हो गया तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या सर, क्रिएट कंपटीशन ऑन मार्केट। अगला सर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ओल्ड गुड क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड। बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, डिमांड इंक्रीज होगी नए गुड की, पुराने गुड की डिमांड डिक्रीज होगी। मैं सिर्फ करेक्ट लिख के लाया बेटा, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पढ़ के आए, बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनस्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगी। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो मार्केट में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, मार्केट में डर पैदा होगा बेटा। डन। चलो सर अगला, सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पागल लड़की, पैसा से कैपिटल क्रिएट करना। फर्क है बेटा, मैं यहाँ पे सेविंग्स भी लिख सकता हूँ, अगर हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक में रखे तो उसको क्या बोलेंगे, सेविंग्स, लेकिन अगर कोई बिजनेस फर्म अपना पैसा बैंक में रखे तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब वापस लेना, इट मींस ट्रांसफरिंग इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अपना पैसा, जमा पैसा तोड़ के किसको दे रही है, मतलब प्राइवेटाइजेशन है, घुमा फिरा के बोलो तो अपने आप को खराब करना, पब्लिक सेक्टर अपने आप को खराब कर रही है। अब सर ये तो आपके सिलेबस में है या ये भी नहीं है, डीमोनेटाइजेशन बेटा, डीमोनेटाइजेशन। अब मेरी बात सुनना बेटा, अभी जब मैं आपको आगे ले जाऊंगा ना, आगे कहाँ ले जाऊंगा, जब मैं आपको आगे ले जाऊंगा आईईडी में बेटा, तो आईईडी इस डीमोनेटाइजेशन को और बड़ा करती है बेटा, और बड़ा मतलब आपको वहां पे सब कुछ पढ़ाएगी। पहला डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, और यहाँ पे वो सिर्फ डीमोनेटाइजेशन इस बारे में बात कर रही है बेटा। डन। चलो सर, क्या आपको पता है हमारे देश में 10,000 का नोट भी बंद हुआ है, 10,000, अरे सर क्या कभी 10,000 का नोट था उसको बंद किया गया। अब छोड़ो ना यार, अभी ये पढ़ो ना, नहीं अभी नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज सर, आज के डेट में हमारे देश में सबसे हाईएस्ट नोट कितना है, डिमोनेटाइज हो गया, पागल कहीं का। अच्छा, ये सोच रहा है ये मुझे फीस देगा, चलो सर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है बेटा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट on November 8, 2016 with profound implications for the Indian economy। ओए एक मिनट, नोटबंदी 8 नवंबर को ही हो गई थी या 9 से हुई थी, यस, लेकिन अनाउंसमेंट हुई थी 8 तारीख को। आप एग्जाम में जाके ये मत लिख देना ना, जरा सा भी ये मत लिखना फ्रॉम 8 नवंबर, नहीं सर, 8 नवंबर को सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी। क्या अनाउंसमेंट हुई थी कि 12 बजे से, अब जब जैसे 12 बजे तो क्या हो गया, 9 तारीख, वेरी गुड बेटा। टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट 500 एंड 1000 वर demonetized with immediate effect, ceasing to be the legal tender except for a few specified purpose such as paying utility bill। अब ये इसका ओनली एग्जाम्पल है कि सिर्फ एक चीज के लिए इसको छोड़ा हुआ था, किस चीज के लिए, यूटिलिटी बिल। अब सर ये यूटिलिटी बिल क्या होता है, क्या बात है गधा, इसके लिए हॉस्पिटल का बिल यूटिलिटी बिल है, हर महीने आता है क्या, ओ पापा हॉस्पिटल का बिल आ गया, क्या किया था ऐसा तूने, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोई गवर्नमेंट के ड्यूज, ये सब होते हैं बेटा यूटिलिटी बिल। इसमें पैसा घूम फिर के पहुंच कहाँ रहा था, गवर्नमेंट के पास, गधा। अब ये कहेगा सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अच्छा जी, नहीं सर, यूटिलिटी बिल का मतलब, यूटिलिटी का मतलब होता है काम। आओ सर, ये वाला है, व्हाट आर द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन है, नहीं नहीं नहीं, व्हाट आर द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, नाम ले लूं तेरा,
डीमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। सरकार ने ये बोला कि हम इसको टैक्स की प्लानिंग के लिए ला रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी इवेड करने के लिए हम ये लेके आ रहे हैं। ओह वाह। दूसरा, टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। गवर्नमेंट ने बोला अब कोई टैक्स नहीं चुरा पाएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल बता दूं तो पागल हो जाओगे, छोड़ो खैर। हाँ, टैक्स इवेजन क्या होता है बेटा? दो वर्ड होते हैं, एक होता है इवेड, एक होता है इवेजन। आपने बचपन में पढ़ा होगा सॉइल इवेजन, मतलब सॉइल का उड़ जाना। यहाँ पे बोला टैक्स इवेजन, बहुत लोग टैक्स बचा लेते हैं ब्लैक मनी करके, मतलब कमाते बहुत है, टैक्स बिल्कुल नहीं भरते। क्या करें, देश की दुविधा ही ऐसी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं टैक्स भरवाता हूँ अपने क्लाइंटों से, नलायक हो क्या? आओ सर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग। सरकार, बनाऊंगा आपको भी मैं। अच्छा, एक चीज और बेटा, गवर्नमेंट का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि 500,000 के नोट आउट कर दे। गवर्नमेंट चाहती थी वो सब लोगों ने, जिन लोगों ने अपना पैसा अपने जेब में, गड्ढे में, तिजोरी में, जमीन में, पेड़ के नीचे, चावल की बोरी के अंदर, जूते के अंदर, मोजे के अंदर जो छुपाया हुआ है, जो छुपाया हुआ है, तुम कहाँ छुपाते हो मैं उसका नाम नहीं ले सकता। जहां जहां पैसा छुपाया हुआ है वो सब पैसा बाहर आ जाए, और बाहर आके कहाँ पहुंच जाए? बैंक में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर बेटा इकोनॉमिक्स का क्या बताता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसा इनकम तभी बनेगा जब वो गोल गोल घूमेगा। अगर आप पैसे को चावल की बोरी में छुपा दोगे तो वो नहीं घूमेगा बेटा। इसीलिए आप जितना ज्यादा फीस मुझे दोगे, इकोनॉमी उतनी ऊपर जाएगी बेटा। डन? चलो सर। अच्छा अच्छा, पूछ लास्ट बेटा, लेस कैश या फिर कैश लाइट इकोनॉमी। मैंने एक बार भी यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया कैश लेस इकोनॉमी, मैंने बोला लेस कैश। फर्क है बेटा, कैशलेस का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पैसा है ही नहीं। मैंने बोला लेस कैश, कम पैसों वाली इकोनॉमी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन से ट्रांसफर भी हो रहा है और हार्ड कैश फॉर्म में भी हो रहा है। डन सर? ये इसके कैशलेस इकोनॉमी बन जाए तो एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पे लोगों को कभी नोट देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सब लोगों को वो यूज करना आना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कैशलेस मोबाइल से होता है बेटा, मोबाइल से, कार्ड से। जिस देश में अभी एडुकेशन ही एक प्रॉब्लम बनी हुई है, वहां पे तुम क्या बोलोगे जिसको पढ़ना नहीं आ रहा? भाई ओटीपी डाल लियो। आओ सर। अच्छा, व्हाट? बहुत सारी चीजें थी, मैं सब चीज यहाँ पे नहीं लिख सकता था, और मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी है जो आपके एनसीईआरटी में है बेटा। वैसे अगर चाहो तो इसके फीचर बहुत सारे हैं बेटा, बहुत। टेररिज्म भी है इस। हाँ बिल्कुल होगा, कोई टैक्स बचा ही नहीं पाएगा, लेकिन ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बनाने वाला भी छोड़ो। आओ सर। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन? अब ये अच्छा है बेटा, ये अच्छा है, ये एग्जाम में इससे ना ये लोग एमसीक्यू बना सकते हैं, और आपको इसके आंसर आते होंगे अगर आपने ठीक से समझाया तो बेटा। इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन मैंने जनरल सेंस में सोच लिया, अभी पीछे से बच्चा भी बोल रहा था कि सर डीमोनेटाइजेशन से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, डीमोनेटाइजेशन से मनी या इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ा? आप मुझे बताओ, पैसा बढ़ा होगा या घटा होगा? एक मिनट। जो बैंक पहले आपको, सुन लो ना, जो बैंक पहले आपको आपके 1 लाख रुपए जमा करने पे आपको 5% देती थी, डीमोनेटाइजेशन के बाद वो आपको 5% से ज्यादा देगी या कम देगी? पहले सोचो फिर पढ़ना दोबारा। आज डीमोनेटाइजेशन से पहले का टाइम है, आप अपना 1 लाख रुपए बैंक में लेके जाते हो तो बैंक कहता है कि मैं आपको आपके इस 1 लाख रुपए पे अगर सेव कर दोगे हमारे यहाँ 5% का इंटरेस्ट देंगे। अब डीमोनेटाइजेशन के बाद का टाइम है, अब आप बैंक के पास फिर से पहुंचे हो 1 लाख रुपए लेके, बैंक आपको 5% देगा, 5 से ज्यादा देगा या 5 से कम देगा? वो अब 5 से कम देगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको आपके पैसों की जरूरत थी, और अब तो पूरी इंडिया ही उसके बैंक में पैसा लेके खड़ी है। वो क्या कहेगी कल आना? पहले घर आती थी हमारे, लाओ भाई साहब जमा करा दो ना, अब क्या कहती है? तुम आना। सर देखो इसका फर्क कहाँ कहाँ पड़ेगा। पहला,
डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, तीसरा इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। अब हर आदमी को सेविंग करनी है, जाके देख लो बेटा 2% हो गया बेटा, जो कि पहले कभी 5-6% हुआ करता था। बहुत सारे बैंकों ने तो ये बोला है भाई साहब हम आपका पैसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हमसे इंटरेस्ट लोगे, पागल कहीं के, इंटरेस्ट दो। मैंने उनको बोला सर करंट में लगता है इंटरेस्ट, कहता भाई साहब ऐसा करो पैसा कहीं और जाके लेकर आओ, इतने बदमाश हो गए बैंक वाले। सर आओ अगला, प्राइवेट वेल्थ पे क्या फर्क पड़ा होगा? प्राइवेट वेल्थ समझते हो? हाँ हाँ, लेकिन डिमोनेटाइजेशन इज नॉट द टूल ऑफ आरबीआई। ओ तेरी की बच्ची कह रही है सर मैं ना डिमोनेटाइजेशन एज अ टूल यूज करूंगी। अच्छा महंगाई बढ़ गई क्या, बंद कर दो 5 का सिक्का। ओहो घटाई हो गई क्या, उतार दो 12 का सिक्का। ऐसे करोगे? ये तो ऐसे ऐसे चलाओगे आप आरबीआई? इसको अगर गवर्नर बना दिए तो हो सकता है 7 का सिक्का देखने को मिल जाए, 43 का नोट मिल जाए हमें देखने को। मुबारक हो हमें ना मम्मी 99 का सिक्का मिला है, ये ना बड़ा होता है 99 का सिक्का। आओ से इसको टूल की तरह यूज करेगी। प्राइवेट वेल्थ का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइवेट मतलब प्राइवेट लोगों के पास कितनी संपत्ति है बेटा। अच्छा आपके हिसाब से ये बढ़ा होगा कि घटा होगा? कम हुआ होगा। मैडम क्यों कम हुआ होगा? क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि उनके पास जो पड़ा हुआ पैसा था अब वो क्या हो चुका है? इलीगल। डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल। यस रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हुए बेटा। आगे पब्लिक सेक्टर वेल्थ में क्या फर्क पड़ा होगा? पब्लिक सेक्टर वेल्थ में नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा चोरी कौन करता है? उस सरकार के हिसाब से कहते हैं प्राइवेट लोग चोरी करते हैं कुछ भी चलो खैर, हाँ उनके हिसाब से पैसा कौन चोरी करता है? प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं गवर्नमेंट तो चोरी करती नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बेड ही बना रखे थे 2-2 हज़ार नोट के। हाँ उन्होंने बेड बना रखा था 2000 के नोट का, अब वो तो इलीगल हो गया, तो नोट आउट। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये चैप्टर ऐसा है अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो लाइफ टाइम याद रहेगा बेटा, और इसको लर्न करने की बार बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा। अगला सर मुझे बताओ डिजिटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा होगा? बेटा डिजिटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा होगा? अबे डिजिटल डिजिटल पे क्या फर्क पड़ा होगा? इंक्रीज हुआ होगा सर। न्यू कस्टमर जैसे कि रुपए आ गया, एप्स आ गया, इंक्रीज हुआ बेटा। रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ा बेटा? प्राइस डिक्लाइन में बेटा। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज, क्यों? अरे क्यों टैक्स कलेक्शन क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि अब हर आदमी टैक्स पे करने लगा। क्यों? हाँ मैं बताता हूँ क्यों टैक्स पे करने लगा। सरकार ने बोला अब से 500-1000 के नोट इलीगल है, एक ही आदमी लेगा, कौन? गवर्नमेंट। तो मैं अपना 2000 का नोट लेके कहाँ पहुंचा? 1000 का नोट लेके कहाँ पहुंचा? सरकार के पास। मैंने सारे नोट जमा करा दिए, 5 करोड़। वो जो ठेला लगाता था उसके पास नोटिस आया, तू ये बता पहले 5 करोड़ तेरे पास आए कहाँ से? अब बेचारा बता नहीं पा रहा, तो सरकार ने क्या बोला? तुम्हारे सारे पैसे टैक्स लगा दिए हमने, जाओ। तो क्या बढ़ गया मेरा? गवर्नमेंट का टैक्स। बोला समझ में आया सर? जल्दी से आते सर अगला खत्म करते हैं, खत्म होने वाला बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। हाउ डज मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं बता रहा हूँ मारूंगा बहुत है आपके सिलेबस में, बहुत मारूंगा मैं। हाउ डज मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट? कैसे रिस्पॉन्सिबल है सर रिस्पॉन्सिबल? पहला पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन स्प्री की वजह से, वो है जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है। अगला जॉइंट वेंचर या कंसोलिडेशन या फिर मल्टीनेशनल के साथ करना है, नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है? नहीं ये मेरा क्वेश्चन है ना, ये मेरा क्वेश्चन है। ब्रांड बिल्डिंग, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अरे आपने एक चीज देखा बेटा, अगर आप नाइकी का, एडिडास का और रीबॉक का, ध्यान से सुनना मैडम, नाइकी का, एडिडास का, रीबॉक का जूता पहनते हो तो वो लोग अपने जूते पे नाम किसका लिखते हैं? खुद का। लोगो किसका बनाते हैं? खुद का। मैंने एक बार उनकी टी शर्ट लेके आया, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया एडिडास, और मुझे पता भी नहीं, जाने अनजाने में प्रचार किसका कर रहा हूँ? एडिडास का, जबकि एडिडास मुझे प्रचार करने के पैसे भी नहीं दे रहा। मैंने इस बच्चे को बोला बेटा पी आनंद की टी शर्ट पहन लेना, कहती क्यों पहनूं, मुझे तो 500 रुपये हर महीना चाहिए। मैंने बोला बेटा आप मैं नहीं, उसने भी नहीं कहा, आई एम जस्ट टेकिंग एज एग्जांपल, आप उसको ऐसे मत लो बेटा। वो कह रही मैं पहन के घूमूंगी, मुझे सर निक्कर भी बना के दो पी आनंद की, मैं निक्कर भी पहनूंगी डन। अब सुनना, कोई मेरा टी शर्ट यूं ही नहीं पहनेगा बेटा। मैंने नीचे चाय वाले भैया को बोला, गार्डनर भैया को बोला, ये क्या नाम है, गार्ड भैया को बोला, भैया मैं आपको टी शर्ट ला के दूंगा, पी आनंद की पहनना, प्रचार होगा। कहते हैं क्यों पहनूं? कहते हैं आप मुझे पैसे दो तब मैं आपका प्रचार करूंगा। और वही गार्ड एडिडास की टी शर्ट पहन के घूम रहा था। मैंने बोला ये एडिडास वाले तुमको पैसा देके जाते हैं?
तो पता चला कि हम सबको ये पता ही नहीं है कि जाने अनजाने हम एडिडास का प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए बेटा मैं पी आनंद पहन के घूमता हूँ, अपना प्रचार करूंगा ना, क्यों मैं एडिडास का प्रचार करूँ ऐसे। यस, हमें हाँ नहीं देने चाहिए थे, बट हम लोग 20 रुपए पेपर बैग देके उन्हीं की थैली खरीदते हो और लेके कहाँ जा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। क्या, चलो सर, अच्छे बच्चे हैं ना, ऑल इंडिया रैंक वाले। अगला बेटा, शार्पली इंप्रूव कंपनसेशन लेवल एंड लास्ट बेटा कस्टमर फोकस। बेटा क्या आपको पता है, जाने अनजाने आज हमने चैप्टर खत्म कर दिया, हेडिंग्स मुझे सब याद होगी। अब ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं, और आप मुझे इन सब की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग जैसे आपने याद करी, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में याद करके दोगे, हम इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे। चलो सर, अच्छा लगा आपके साथ, थैंक यू। हाँ